अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ये चहमगोइयां हो रही थी कि वो जेल से रिहा होकर 24 नवंबर के एहतजाज को लीड करेंगे, लेकिन सारी कयासराइयां उस वक्त दम तोड़ गई जब जलाओ, घेराव और पथराव केस में बानी पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ यही नहीं, अब तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। फिर पीटीआई कारकुनान को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए रावलपिंडी को 50 मकामात से बंद करने का मंसूबा है। अब ये सब अवामिल इस बात का है कि तहरीक इंसाफ से रियासत सख्ती से निपटने के लिए तैयार बैठी है और अभी बानी पीटीआई के इस्लामाबाद में दर्ज मजीद 16 और पंजाब में 9 मई के 8 मुकदमात समेत मजीद 50 मुकदमात में जमानत नहीं हो सकी। फिर पंजाब में भी बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजमूई तौर पर 54 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 9 मई के 12 मुकदमात भी शामिल हैं। यानी तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के लिए रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। यानी बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। फैसल वोडा भी कह रहे हैं कि अभी बानी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं बल्कि बढ़ने वाली हैं। आर्मी चीफ के एक हालिया बयान करते हुए उनका कहना था कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो एहतजाज और तशद्दुद के दरमियान फ़र्क को बखूबी समझते हैं। फैसल वोडा के मुताबिक ये बयान आने वाले हालात का इशारा देता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों बैक वक्त करने की बात कर रहे हैं। आज ये अडयाला जेल में बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू की है वो भी खासी मानी खेज है, जिसमें वो मुज़ाकरात पर आमादा दिखाई देते हैं और वो ये मान रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किसके साथ हो रहे हैं वो शख्सियात नहीं बता सकता। फिर वो इस बात पर भी कन्विंस दिखाई देते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद यानी उसकी मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के लिए रिलीफ का रास्ता बंद हो जाएगा और इस बात का बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि इससे पहले कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाए कोई ना कोई रिलीफ उन्हें चाहिए और लगता ही है कि इसी के लिए वो मुज़ाकरात के रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत ने मुज़ाकरात की बिल्कुल तरदीद कर दी है कि कोई मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं हो रहे हैं। आज ही इंटीरियर मिनिस्टर टॉक की और उसके अंदर वाशगाफ अल्फाज के अंदर कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते, बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। अलीमा खान ने भी आज इस हवाले से गुफ्तगू की, वो क्या कह रही थी ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी करते हैं। इसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। इमरान खान ने कहा इससे मुझे पता चला है इनकी नीयतें क्या हैं। एक मजाहिया किस्म का केस जो 28 सितंबर को पिंडी में एहतजाज हुआ था, उसके लिए आज हम निकल कर आ रहे हैं। जब इमरान खान को जज आया जल्दी पहुंच गए और उन्होंने इमरान खान की 5 दिन की पुलिस को रिमांड दे दी। अब इससे तो तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का जो ठंडा झोंका या ठंडी हवा का झोंका या ब्रीदर जिसको करार दे रही थी उससे भी खासी मायूस हो गई है। अब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ रियासत की जानिब से जो है उसको मज़ामत का सामना है, उसको कुछ स्पेस नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी अपोजिशन के इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी 24 नवंबर की कॉल से मुतालिक जो पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। यानी हर लिहाज से सूरत हाल तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जा रही है। पीटीआई एहतजाज करना चाहती है तो इसको बहुत बड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इत्तेहादी भी नाराज़ होंगे। अब इसी को देखते हुए तहरीक इंसाफ जो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को तरजीह दे रही थी, अब वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए हुकूमत से बात करने को भी तैयार नजर आ रही है। यहाँ तक कि असद कैसर कहते हैं कि वज़ीर आला KPK से हुकूमत ने राब्ता किया है, अब देखना है कि हुकूमत मुज़ाकरात में कितना संजीदा है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे मखमसे पर उनसे बात करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ बानी पीटीआई ने आज अडयाला जेल से जो मैसेज किया है उसमें मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों बैक वक्त करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर ने मीडिया टॉक की और वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। यानी बानी पीटीआई जो पहले मुज़ाकरात के सिरे से इम्कान को ही रद्द करते थे, आज वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात की बात नहीं कर रही और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये इंटीरियर मिनिस्टर वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं। तो सर मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? अगर हो रहे हैं तो किस जगह पर है? मुज़ाकरात तभी करेगी जब वो पोस्टपोन करने पर अपने जो है उनका जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च है वो अगर उसके लिए तैयार होंगे। अगर उसके लिए वो तैयार नहीं है तो उनका तो फिर इमीडिएट उनको कोई फ़ायदा नहीं है ना हुकूमत को। हुकूमत तो इसीलिए मुज़ाकरात करेगी कि उसकी पहली शर्त ये होगी कि ये आप पोस्टपोन कर दें और उसके बाद फिर के इसके बदले में क्या मिलेगा
ज़ाहिर है वो खान साहब चाहेंगे कि भाई अगर मैं ये पोस्टपोन करता हूँ तो आप कितना पीछे हटते हैं। जो वो ओपनली कह रहे हैं 3 चीज़ें, वो उनमें से तो कोई एक भी नहीं हो सकती। ना 26वीं आइनवी तरमीम ख़त्म हो सकती है, इसका मतलब है कि खान साहब की मर्ज़ी के जज आ जाएँ। अगर वो कहते हैं मैंडेट तस्लीम कर लें तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ और सारी गवर्नमेंट पैक कर ले। और तीसरा वो कहते हैं असीर सारे रिहा किए जाएँ, उसमें हो सकता है कि कोई गुंजाइश हो। लेकिन बाकी 2 शर्तें तो मेरा ख़्याल है जो है वो उसका मतलब तो हुकूमत का ख़ात्मा, इस्टेब्लिशमेंट का जो जितना भी प्लान था उसका ख़ात्मा और इमरान खान साहब का इक़्तिदार है। तो ज़ाहिर है उनको इस तरह तो इक़्तिदार कोई देने को तैयार नहीं होगा, मासवा इसके कि वो ताकत से ले लें, इतना हजूम इकट्ठा हो जाए कि फ़ौज बेबस हो जाए, पुलिस बेबस हो जाए, वो पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लें, फिर डेफिनेटली ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी चलेगी। लेकिन ऐसा इम्कान अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आता। देखिए सर, वो अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं कि उन असीरान को रिहा किया जाए, जिसमें उनकी अपनी रिहाई भी शामिल है। तोशाखाना 2 केस में ज़मानत हुई, लगा ये कि शायद को ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, लेकिन उसके बाद 28 अगस्त के एहतजाज के ऊपर 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड खान साहब का मंजूर हो गया है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस है, फिर आगे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है, 60 मुकदमात। आज ही ये बात सामने आई कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर उनकी जो गिरफ्तारी है उसके बाद दर्ज हुए हैं। तो सख्ती तो मजीद बढ़ रही है सर। इसके साथ तो खान साहब का पॉइंट वैलिड नहीं है कि पहले आप कम अज़ कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो लें, यानी आप ये यकीन तो दिलाएं कि वाकई आप संजीदा है मुज़ाकरात में। आप तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, खान साहब का टेक है। देखिए खान साहब के लिए CBMs किया गया ना, बुशरा बीबी को रिहा किया गया। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं एग्री करता कि ये जो अंडर ट्रायल केसेस हैं या ये केसेस हैं, इसमें ज़रूर रियायत हो सकती है जेल में और कैद में। ये नहीं मैं समझता कि इसमें रियायत नहीं हो सकती, लेकिन जो पहली 2 शर्तें हैं वो नहीं हो सकती। और तीसरी शर्त यह है कि जेलों से या कैद में क्यों रखा गया है इनको। डेफिनेटली इसलिए रखा गया है कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा हो, मुल्क की मईशत जो है वो चल सके, ताकि ये डिस्ट्रप्शन पैदा ना करें। फ़र्ज़ करें क्या अगर इन्हें रिहा करते हैं तो क्या ये इस शर्त पे तैयार हो गए कि वो खामोश होकर घरों में बैठ जाएं। ज़ाहिर है अभी तो उनकी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, तो इसलिए उनकी रिहाई का भी इम्कान नहीं है। तो सुहेल साहब, फिर मुज़ाकरात किसकी ख्वाहिश है? ये हुकूमत की ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, या PTI और बानी PTI की ख्वाहिश है? लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश तो लाजमन होती है एंगेज रखना। जब कोई इस तरह की कॉल आ जाती है जैसे 24 नवंबर की आई हुई है, तो ज़ाहिर है हुकूमत को तो ये प्रॉब्लम है कि लॉ एंड आर्डर डिस्टर्ब ना हो। उस दिन मईशत भी बैठ जाएगी, उस दिन लोगों की आमदोरफ्त डिस्टर्ब हो जाएगी, बाहर की दुनिया में भी इसका अच्छा तासर नहीं जाएगा। तो वो ज़ाहिर है हुकूमत तो ये चाहती है कि उससे किसी कम बात पर रजामंद हो जाए। लेकिन जो इतने बड़े बड़े मुतालबात हैं, ये तो ज़ाहिर है हुकूमत अपने ख़ात्मे के लिए कैसे तैयार हो सकती है। तो ये शर्त तो ज़ाहिर है इस पे तो बात भी नहीं हो सकती। हाँ ये बात हो सकती है ये कैद वाली, रिहाई वाली, लेकिन इसमें भी वही बात होगी कि भाई क्या आप खामोश बैठेंगे, क्या आप नज़रबंद हो के रहना पसंद करेंगे, क्या फिर आप धरने नहीं करेंगे, क्या आप फिर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ज़ाहिर है अगर फिर कल को फिर एक नया लॉन्ग मार्च होना है, आज 24 का अगर पोस्टपोन भी हो जाए और वो कह दें कि जी दिसंबर की 12 तारीख को या 14 को फिर होगा, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत के लिए परेशानी होगी। तो ये मसला तो ये है ना कि भाई लॉन्ग टर्म क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है इमरान खान को इस तरह लंबा जेल में भी नहीं रखा जा सकता इसी तरह, क्योंकि अगर मुआशी इस्तेकाम लाना है तो सियासी इस्तेकाम भी लाना होगा। तो इसलिए डायलॉग भी करना ज़रूरी है और डायलॉग करके किसी नतीजे पे भी पहुंचना ज़रूरी है। अब मेरी कैलकुलेशन है, अब ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी कोई कैलकुलेशन ये है कि शायद मुक़्तदरा और हुकूमत का ये ख्याल है कि इमरान को जब कमज़ोर हो जाएंगे तो उनके साथ फिर डील करना या बात करना आसान होगा। तो सुहेल साहब, आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलरली जेल जाने के बाद से अब तक ये जो अब ये जो वक्त आया है, यहाँ पे बानी PTI कमज़ोर हैं या वो एक कदम पीछे हटने को या स्टेप बैक करने को तैयार है? और दूसरी चीज़ ये कि आज बानी PTI ने कहा कि बातचीत हो रही है, बात किससे हो रही है बता नहीं सकता, तो इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है क्योंकि जो उनकी डिमांड्स है वो हुकूमत तो पूरी नहीं कर सकती। नहीं देखें, कमज़ोर तो हुए ना। देखें अदलिया से तवक्कुआत ख़त्म हुई,
मुआशी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल गया, IMF से मिल गया, फ़ौज के अंदर उनको उम्मीदें थीं, फ़ौज के अंदर गिरफ्त जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मजबूत हुई, उन्हें तोसी मिल गई, हुकूमत जो है उसने भी कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म करना शुरू कर दिया, चल पड़ी। इनके हंगामों का ज़ोर जो है वो भी टूट गया, पार्टी के अंदर तकसीम हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने अपना स्टांस कमज़ोर नहीं किया। ये अलग बात है कि फ़िज़िकली उनके अंदर सियासी तौर पे कमज़ोरी आई है, लेकिन उनको एक चीज़ का यकीन है और किसी हद तक वो ठीक भी है कि उनका वोट बैंक बरकरार है। वो अपने वोट बैंक की ताकत पर ये डील करना चाहते हैं कि मुझे ये सब कुछ दिया जाए क्योंकि मेरा वोट बैंक है। और ज़ाहिर है ना इस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमत ये दे नहीं सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये निज़ाम बनाया है और हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है। तो ये दोनों जो हैं वो इस बांड में जुड़े हुए हैं कि हमने स्पेस नहीं देनी उन्हें जो हमने अचीव कर ली है। तो ये तो फिर यही होता है ना कि कोई गिव एंड टेक, कि ये अगर इसी सिस्टम मान ले इमरान खान तो शायद इन्हें वो रिलीफ भी दे दें। और वो रिलीफ ज़ाहिर है हुकूमत के जाने का तो नहीं हो सकता, वो रिलीफ यही हो सकता है कि भाई आपको आपके कारकुनों को रिहा कर दिया जाएगा, आप फिर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, असम्बली के अंदर आप वर्किंग करेंगे और आपको फिर हम आइंदा ये आहिस्ता रिलीफ देंगे, 3 साल के बाद 2 साल के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो सुहेल साहब, जब इस तरह के मामलात होते हैं और इतने हाई लेवल सतह के ऊपर इंगेजमेंट होती है तो फिर कहीं ना कहीं गारंटर आ जाते हैं। आप तारीख उठा के देख लें कि गारंटर्स रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे हों या लोकल लेवल पे हों। आपको क्या लगता है कि क्या ये इस स्टेज पे आ गए मुज़ाकरात कि किसी गारंटर की ज़रूरत पड़े? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी देगा। देखिए ना, पहले हमें जो माजी की मिसालें हैं गारंटीज़ की, तो वो हैं गल्फ़ कंट्रीज़। ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ तो खान साहब का कोई इतना तल्लक है नहीं। ये हो सकता है कि कोई जो सदर ट्रंप हैं वो किसी गल्फ़ कंट्री को कहें और वो गल्फ़ कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कतर हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और शायद मुत्तहिदा अरब अमारात तो ना माने, कतर जो है वहाँ पे उनके अड्डे भी हैं, लेकिन खान साहब नहीं मानेंगे ना। वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं पाकिस्तान छोड़ूं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ट्रंप साहब से कुछ रियायत मांगेगा अगर वो इस तरह की कोई डील की बात करते हैं। और मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हमें इतने डॉलर क्या ट्रंप दे देगा। तो ज़ाहिर है ट्रंप कहाँ से देगा। ट्रंप साहब तो बहुत कारोबारी आदमी हैं, वो तो एक पैसा भी खर्चने पे यकीन नहीं रखते, तो वो इमरान खान के लिए क्यों पैसा खर्चेंगे। हाँ, वो दबाव डाल सकते हैं सियासी डिप्लोमेटिक, लेकिन उस दबाव का अब इतना पाकिस्तान को नुकसान इसलिए नहीं है कि हमारे पास भी कई रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान के पास चाइना है, रशिया है और दुनिया की एक ब्लॉक है जो कि एंटी अमेरिकन है, तो आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी आप ये स्टांस ले सकते हैं कि हम तो देखें जी, हम गुलाम नहीं हैं। जो खान साहब का नारा था वो भी साथ चला सकते हैं। सुहेल साहब, आपको लगता है कोई टेबल पे बानी पीटीआई के सामने कहीं कोई इस तरह की डील की ऑफ़र मौजूद है कि आप फ़लाँ मुल्क में चले जाइए या फ़लाँ जगह पे आपको भेज देते हैं? ये फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है, मैंने तो कभी नहीं सुनी। लेकिन ज़ाहिर है बड़ी खुश होगी मुक़्तदरा भी और गवर्नमेंट भी अगर वो इस तरह की किसी डील पे तैयार होते हैं कि यानी मैं बाहर चला जाता हूँ और ख़ामोश रहता हूँ। लेकिन वो क्यों तैयार होंगे, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने 1 साल काट लिया जेल में, मेरा ख़्याल है साल और भी काट लेंगे और इतना ही होता है, जेल कितने साल और रख लेंगे। ठीक है, मुश्किल होता है ना जेल में रखना भी, हुकूमत पे दबाव होता है। एक जो आप यूँ समझिए कि ऑप्टिक्स जो होती हैं पॉलिटिक्स की, वो अच्छी नहीं जा रही होती जब आप अपने मुखालफ को जेल में रखा होता है। तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ये चीज़ नेगेटिव होती है। तो बहुत लंबा उन्हें जेल में रखना, इसका भी फिर सिंपैथेटिक जो इवन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिंपथी पैदा हो जाएगी, इवन जो नून है उसके अंदर सिंपथी पैदा हो जाएगी अगर बहुत लंबा जेल में रखा गया। और ख़ान साहब जो हैं उन्होंने वाकई हमदर्दी लोगों की लेनी शुरू कर दी। अभी तो वो अपने एग्रेसिव स्टांस की वजह से हमदर्दी नहीं ले पा रहे।
अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना एग्रेसिव स्टांस कम कर लिया तो फिर शायद उन्हें मुखालफों में भी हमदर्दी मिलना शुरू हो जाए। तो सर अल्टीमेटली तो प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर होगा। तो सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि फिर कितनी देर तक, यानी खान साहब का जेल के अंदर रखना अगर कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त मुक्तदरा या हुकूमत के पास, तो फिर क्या करेंगे और कितनी देर तक रखेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना, इसमें दोनों फरीक अपना अपना हिसाब लगा रहे होते हैं कि पहले कौन टूटेगा। ठीक है, तो इमरान खान का ख्याल था कि जो मुक्तदरा है और सियासी गिरोह हैं ये पहले टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने जेल जाना कबूल कर लिया, उन्होंने वहाँ लंबा रहना और अपने स्टांस के ऊपर स्टिक करना कबूल कर लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह मजबूत हो गई कि हमने कोई रिलीफ नहीं देना। अब देखते हैं कौन पहले टूटता है। मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को चूँकि कामयाबी मिल गई है, मुसलसल अदलिया को फतह कर लिया, उन्होंने मुल्क के अंदर अपनी रिट कायम कर ली, उन्होंने जो है मुईशत को बेहतर कर लिया, तो अब वो क्यों सरेंडर करेंगे। इमरान खान का शुरू में ख्याल था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो है IMF की किस्त नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई दुनिया में हम सियासी तन्हाई का शिकार होंगे, तो अल्टीमेटली ये क्रम्बल कर जाएगी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट। लेकिन वो क्रम्बल तो नहीं किए, वो तो पहले से बेहतर पोजीशन पे चले गए हैं। तो इमरान खान उससे पहले से ख़राब पोजीशन में चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी पॉपुलैरिटी को, उनके पास जो पॉपुलैरिटी है उसको वो चाहते हैं कि कैश किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को उसको उससे डरा के, उस पॉपुलैरिटी से, लॉन्ग मार्च से डरा के उनको किसी न किसी शराइत मनवाने पे तैयार किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने कहा कि इसमें से सिर्फ एक शर्त जो है उनकी 3 शराइत में से, उसके अंदर कुछ नरमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो भी तब अगर वो सरेंडर करें और वो खामोश रहने पर जो है वो उसका वादा। लेकिन सर टूट फूट का शिकार तो हुकूमत भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन है। इवन पंजाब हुकूमत और फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान बहुत खलीज बड़ा गैप नज़र आता है, कैबिनेट के अंदर नज़र आता है। उसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कंसर्न्स का इजहार कर रही है। बिलावल साहब उनकी अपनी CEC का इजलास था, दुबई चले गए हैं। और देखिए ये सारा जो सेटअप है ना, इसका नहीं, जो सारा सेटअप है इसका न्यूक्लियर कौन है, इसका न्यूक्लियर मुक्तदरा है। मुक्तदरा तो मजबूत है ना, तो ये कमज़ोर भी हो तो कोई बात नहीं, न्यूक्लियर जो मजबूत है। लास्टली सर, आपने कौमी हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया था अपने कॉलम के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? अगर ऐसा है तो क्या आप देख रहे हैं कि कौमी हुकूमत बन सकती है? नहीं, अभी फौरी तो नहीं है। ये तो देखें, ये तो तब होगा ना जब कोई मसालियत हो जाएगी, कोई रास्ता निकलेगा, जब इमरान कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो अभी तो वो स्टेज नहीं आई। ये तो मैंने बहुत आगे की पेशीनगोई की है कि बेहतर रास्ता ये है। तो 24 नवंबर सिर्फ एक बबल है और ये बबल अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने जा रहा सर। बस खून ना बहे तो बबल है, अगर खून बह गया तो यही घड़ा बन जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। और जाहिर है इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या रुख इख्तियार करती हैं, और खुदा ना खास्ता अगर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं ये हो तो कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आइडियाज़ जो कराची में डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गुज़श्ता रोज़ बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है। आरिफ हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर माशी महाज पर ना सिर्फ सरगर्म है बल्कि वो ताजर बरादरी और आवाम को एक पैगाम दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आर्मी ने माशी महाज पर बहुत काम किया है। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी के लिए एपेक्स कमेटियाँ तश्कील देकर अहम तरीन फैसलों में वफाकी और सूबाई हुकूमत की सतह पर सिविल मिलिट्री क़यादत की मुश्तरका फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया। और पाकिस्तान बहुत मुख्तसर वक्त में न सिर्फ डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आया बल्कि अब दुनिया भर से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है और दुनिया के नामवर कारोबारी ग्रुप्स पाकिस्तान में दिल खोल कर सरमायाकारी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह तक पहुँच चुके हैं और इनमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। मार्कअप की शरह 24% से कम होकर अब 17% पर आ गई और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक इसमें मजीद कमी होगी, जिससे कारोबारी सरगर्मियों में यकीनी तौर पर इजाफा भी मुतवक्के है। और स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। ये सब कुछ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के अज़्म हौसले के बायस मुमकिन हो सका है। और आर्मी चीफ बिजनेस कम्युनिटी को ये बार बार पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क में खुलकर सरमायाकारी करें और मनफी बातों को नज़रअंदाज करें। कराची में
बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए इस बात को दोहराया। उनका कहना था कि मेरा गुज़श्ता नशिस्त में भी कहना था, मायूसी मुसलमानों के लिए हराम है। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम आशारिये मस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। जितनी भी मुश्किलात हो, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्मी चीफ का कहना था कि आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस वक्त फॉर्चुनेटली वो हमारे साथ स्काइप लाइन पर मौजूद है। आरिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जो गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात रही, इससे पहले भी राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं, गुज़श्ता रोज़ की जो मुलाकात थी वो मुलाकात कैसी रही? सर उसका अहवाल आप शेयर कीजिए प्लीज़। आई थिंक वो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि कोई 40 से 50 जो बिजनेसमैन थे जिनको उन्होंने वहाँ इनवाइट किया हुआ था, और एज़ यूजुअल पहले उन्होंने जो है अपने इब्तिदाइया में जो इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस हुई है, और उसमें पहले तो उन्होंने जो लास्ट सितंबर में हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें पिछले 1 साल में जो बेहतरी आई और वो सिग्निफिकेंट बेहतरी थी। फिर इस दफ़ा उन्होंने पिछले 2 महीने में जो बेहतरी है उसके बारे में जो है वो बात की। फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो कहा कि वो भी उसके ऊपर बात करें, और उसमें ज़ाहिर है हमारे जो मुआशी अशारिये हैं उसमें जो है कदर बेहतरी आई है। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो नीचे गया है, इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी जो है वो बढ़ रही हैं, हमारा जो आपके क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हुई। तो वो सारे उन्होंने उस बात को गिनवाया। जो उन्होंने कहा कि ये जो इस मीटिंग का मेरा मकसद है वो ये है कि मैं तमाम मुकामी सरमायाकारों से जो है उनको ये कन्विंस करूं कि वो अपना, अगर उन्होंने कोई बाहर सरमाया रखा है तो वो सरमाया मुल्क के अंदर ले आएँ और यहाँ जो है वो इन्वेस्ट करें, ताकि उससे न सिर्फ वो भी मुस्तफ़ीद हो बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो। तो उसके बारे में उसका मेन मकसद उन्होंने जो है वो ये बताया। फिर ये है कि PIA के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टर्स इसको लें, जबकि उन्होंने कहा कि UAE, सऊदी अरब और कतर जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि वो PIA को जो है वो टेक ओवर करें। बट चूँकि ये एक PIA जो है वो एक कौमी इदारा है, और इसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि इसमें पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करें। फिर उन्होंने बताया कि अगले कोई अप्रैल तक जो है ये एनर्जी प्राइसेस जो है वो कम आ जाएंगी। जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस 35 रुपये पर यूनिट है, ये 25 रुपये के करीब इंशाल्लाह आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट में मज़ीद जो है वो कमी होगी। गैस की प्राइसेस में भी उन्होंने कहा मैंने टास्क फोर्स बनाई है और वो उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसकी प्राइसेस में भी जो है वो कमी होगी। तो यूँ उन्होंने कहा कि एज आउटलुक जो है वो फंडामेंटल्स और ज़्यादा जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, और लिहाजा इसमें यह है कि जो मुकामी सरमायाकार हैं, फिर उन्होंने रेकोटिक के बारे में कहा कि इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट्स अब शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह 2027 से जो है उसकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी। अच्छा आरिफ हबीब साहब, ये सारी की सारी गुफ्तगू ही बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें 2-3 जो पॉइंटर्स हैं और टेक अवेज हैं, मतलब वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब उन्होंने कहा कि जो बाहर पड़ा हुआ सरमाया है वो पाकिस्तान में लेके आएँ, तो क्या इस मौके पर किसी ने तजवीज़ दी थी एमनेस्टी के हवाले से कि क्या कोई एमनेस्टी भी आ रही है? और फिर रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने एमनेस्टी के हवाले से कुछ चीज़ें कन्वे की हैं। ये क्या मामला है सर कि एमनेस्टी की को बाज़ गश्त सुनाई दे रही है? एक्चुअली ये पिछली मीटिंग में भी लोगों ने कहा कि हम अपना सरमाया वापस ले आना चाहते हैं। किसी वजह से लोग जो है यहाँ से ले गए थे सरमाया, लेकिन अब वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें इसका रास्ता दें। और रास्ते में एक ऑप्शन ज़ाहिर है, लास्ट मीटिंग में भी लोगों ने
बात की थी और वो एमनेस्टी की बात की थी, लेकिन उसका हल जो है लास्ट मीटिंग में भी एक ये तजवीज़ हुआ था कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 111 के तहत अभी एक लिमिट है कि $50,000 से ज़्यादा की जो है वो आप बगैर सोर्स बताए जो है वो पैसे नहीं ला सकते, उसको लिमिट को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि हमने कुछ डिस्कस किया है आपस में, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसकी हामी भरी कि हम रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो हम रेजिडेंट पाकिस्तानी को भी अलाउ कर दें। आपको तो पता है ये आरडी अकाउंट जो हैं या तो ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए हैं जी जी। या वो पाकिस्तानीज के जिन्होंने जो है वो फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं उनके लिए था। तो बोले इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और मुमकिन है कि वो आरडीए हम पाकिस्तानियों के लिए कि जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए उनके लिए भी जो अलाउ कर सके। तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो लाएंगे और इसके ताकि लोग जो है जो पैसे अपने वापस। दूसरी इस पर बात हुई कि लोग पैसे बाहर क्यों ले जाते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट रखें कि लोग पैसे बाहर ना ले जाएं, और अभी भी करें कि जो बाहर ले भी गए हैं उनके लिए ये जो है इंसेंटिव है कि वो अपने पैसे पाकिस्तान में लाएं और पाकिस्तान में उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा किया जाए। तो उसके लिए ज़ाहिर है ये इंटरेस्ट रेट का गिरना, उसमें जो है वो एनर्जी प्राइसेस का गिरना और उसमें टैक्स रेट्स का कम होना, ये ऐसे फैक्टर्स हैं। फिर लोगों ने ज़ाहिर है अपने अपने जो भी जो उनके मसाइल थे जी जी। वो मसाइल भी उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स से लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने भी मसाइल भी बताए और उनकी तजावीज़ भी जो है वो लोगों ने बताई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर कराची का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का मसला है, इसके बारे में जो है वो जो है वो हुकूमती सतह के जो मसाइल हैं उनकी शिकायत भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लगाई गुज़श्ता रोज़ ताजरों ने कि ख़ासतौर पे ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है, कुछ पॉलिसीज़ आड़े आ जाती हैं, कुछ माफियाज़ का जिक्र भी किया एज़ फार एज़ कराची इज़ कंसर्न, क्योंकि इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। तो कुछ इस नौयत के मसाइल भी थे जिनका सीधा सीधा ताल्लुक हुकूमत के साथ। आई थिंक उस पर भी बात की कि पॉलिटिशियंस भी क्रिटिसाइज होते हैं और जो है वो दूसरे अरबाब इख्तियार जो है वो भी क्रिटिसाइज होते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी भी इतनी ही जिम्मेदार है, तो उसमें भी रिफॉर्म्स लाना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें एफबीआर के बारे में भी बात हुई कि इसको डिजिटलाइजेशन ऑफ एफबीआर और डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में भी जो है वो तजावीज़ आई। तो यूं मुख्तलिफ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हुई इन पर्टिकुलर, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हुई। बस यही है कि मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं, हुकूमतों से ज़ाहिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो भी, और उस हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के मसाइल को जो है हल करें और उनको मुतमईन रखें। ठीक, अच्छा, ये जो एज फार एज कराची इज कंसर्न, तो ये कहा जा रहा है कि 6 महीने तक कोई स्पेस अगर कराची को दी जाए और इस चुंगल से इजाद दिला दी जाए तो हम IMF का कर्जा भी उतार देंगे। वो ऐसी कमिटमेंट ताजर बिरादरी ने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से की। आई थिंक ये तो कोई IMF का कर्जा उतार देने वाला, वो तो आई थिंक नॉन सीरियस सी बात है इस किस्म का। आई बिलीव ऐसी बात नहीं हुई है, ये मिस रिपोर्टिंग आप कह रहे हैं। नहीं, मिस रिपोर्टिंग तो नहीं है, बट आई थिंक मुमकिन है कि मैं उस वक्त ना बैठा हूँ। ठीक, अच्छा, लास्टली आरिफ हबीब साहब, हाउ डू यू सी, जब ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने डिजिटल सरहदों की हिफाजत की बात भी की, तो और फिर इस तरह की कुछ चीज़ें, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, फिर 1 साल की बात भी की कि अगले साल हालात और बेहतर हो जाएंगे, तो उनके कहने का मतलब क्या है, क्या समझा जाए इससे? उनका ये कहना था कि आजकल जो है ये जो मिसाइल और टैंक्स और इससे वॉर नहीं होती है, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए भी दुश्मन जो है वो मालिक एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, तो उसको भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए और उसका भी जो भी तोड़ है उसके तोड़ के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए और उसको भी अपने आप को जो है इसके लिए तैयार
करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सोशल मीडिया में जो काम हो रहा है ये हमारे दुश्मन ममालिक फंड करते हैं उनको, और वो हमारे ही लोगों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और लोग इसको समझे सोचे बगैर जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और वो फिर जो है वो अगर उनको डॉलर्स मिल रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम तीर मार रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब हमारे साथ में गुफ्तगू आपने सुनी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो बिज़नेस कम्युनिटी से की, उसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के और कुछ कमिटमेंट्स भी उनके साथ हैं, और फिर टाइम लाइन भी है कि हालात बेहतर हैं लेकिन आने वाले एक साल में हालात मज़ीद बेहतर भी हो जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और इश्यूज़ हैं जिस पर बात करनी है। ख़ास तौर पे हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसको छोड़ के जो है वो बिलावल चले गए। ये क्या मामला है पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के मामले, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा रही जैसा कि उसको दिखानी चाहिए। हुकूमत गैर मकबूल फैसले कर रही है जिसका बोझ पीपल्स पार्टी को भी उठाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने के वफाक के मंसूबे पर एतराज़ उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा मंसूबा ना बनाए, और अगर एतराज़ात ना सुने तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। यानी पीपल्स पार्टी और वफाक में इख्तलाफात शदीद हो गए हैं, और सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी को हुकूमत से शिकायत भी है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही। यानी पीपल्स पार्टी अब हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, यहाँ तक कि हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश पर माजरत कर ली है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया और बिलावल भुट्टो दुबई चले गए, और वहाँ से उनके यूरोप जाने के इम्कानात भी हैं। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसमें हुकूमत से इत्तेहाद से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। यानी आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ रहने या ना रहने का फैसला कर सकती है। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी इस बात का इदिया दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी हुकूमत के कंधे से हाथ उठा सकती है। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी के इन कंसर्न्स को हुकूमत दूर कर पाती है या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को ये टास्क सौंपा था कि आप इनके कंसर्न्स को दूर करें, लेकिन कंसर्न्स तो अधूरे हैं, और इसी में बिलावल भुट्टो दुबई चले गए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IT कंपनीज खासी नाराज़ हैं। VPN की बंदिश का मामला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इस मामले को टेकअप करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हुकूमत गैर कानूनी VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो ये इक़दाम इसलिए कर रही है क्योंकि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। गैर रजिस्टर्ड VPN से काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई हासिल की जा सकती है, और काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई रोकना हुकूमत और PTA की जिम्मेदारी है। लेकिन VPN की बंदिश पर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है, और अब चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा कहते हैं कि इंटरनेट के मसाइल और VPN की रजिस्ट्रेशन के बायस बड़ी कंपनीज ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। अब सज्जाद मुस्तफ़ा के बकौल VPN की रजिस्ट्रेशन पर एक पेचीदगी खड़ी हो गई है। सज्जाद मुस्तफ़ा के बकौल जब भी आप रजिस्टर होने जाते हैं तो आपको एक नया IP एड्रेस देते हैं, और रजिस्टर होने में तकरीबन 8 घंटे का वक्त लगता है। इससे 30 लाख फ्रीलांसर्स मुतासर होंगे, और ये वो लोग हैं जो $100 से $200 कमाते हैं। अब इन्हें काम मिलेगा तो वो कहेंगे कि 8 घंटे इंतज़ार करें, PTA हमें इजाज़त देगी तो हम आगे काम कर सकेंगे। फिर ऐसे हालात में तो कोई कंपनी उन्हें काम नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की जो फ्रीलांसर्स IT कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बोरी बस्तर गोल करें, और वो जो ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में आ रहा था उसके इम्कानात भी मादूम हो जाए। ये एक बहुत टेक्निकल इशू है, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज़ हुकूमत की इसी तरीके की रही जैसी हैं तो ऑब्वियसली ये डेंट करेगी मेजर रेवेन्यू को। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।